अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लासिकल जेनेटिक्स में जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आज हमें जो मेन टॉपिक डिस्कस करना है वो मेन टॉपिक जो है वो है जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज। तो जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज जो कि बेसिकली मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बहुत क्रूशल है, और जो ओरिजिन था क्लासिकल जेनेटिक्स में उसमें हमें बहुत ज़्यादा इसने ब्रेक थ्रूज दिए। तो हम इसको जो है वो बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीजेस। इसमें ये कैसे जो है वो जीन्स काज करते हैं इलनेस को। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम तब पता चला था जब हमें जो है वो एवरी और उसके कुलीग कोलिन मैक्लोइड और मैकलिन मैकर्टी ने 1944 में ये बताया कि डीएनए जो है वो एक हेरिडेटरी मटेरियल है, ना कि वो एक प्रोटीन है। और ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनकी फाइंडिंग थी, हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स थी, जो कि बेसिकली जो है उसको हमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की तरफ जो है उसमें एडवांसमेंट की तरफ लेके गए। और इसी वजह से हमें जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज का पता चला। बट बिफोर गोइंग इन डिटेल वी नीड टू डिस्कस सम बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जो कि हमें जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देंगे टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। फर्स्ट, सेल जो कि एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है या फिजिकल या फिजियोलॉजिकल यूनिट होता है सेल का, लाइफ का। और जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि यूकेरियोट्स में यीस्ट है, और अमीबा पेरामीशियम है, या सम टाइम जो है वो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया होता है। और सम कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि मोर कॉम्प्लेक्स और मोर सेल से बने हुए होते हैं। और हमें पता है कि सेल जो है वो एक सेल जो है उसके अंदर जो है वो एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियस, जो कि उसका कमांडिंग सेंटर होता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक खास किस्म का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसको हम डीएनए भी कहते हैं, और इसके साथ साथ और आरएनए भी मौजूद होता है। सो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जब हम देखते हैं तो सेल डिवीजन के दौरान जो है वो जो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जो डीएनए है, ये रैप होता है अराउंड अ प्रोटीन और एक खास स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें जो है वो सेंटर में एक इसका सेंट्रोमेयर मौजूद होता है, और साइड पे जो है वो क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। और क्रोमेटिड्स के साथ साथ इसमें जो है वो यहाँ पे एक साइड के ऊपर इसके काइनेटोकोर मौजूद होते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के ऊपर एक शॉर्ट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, और वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जो है वो एक खास ट्रेट, एक खास करेक्टरिस्टिक्स के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनको जो है उसके अपीयरेंस और उसके डिसअपीयरेंस में हेल्प आउट करते हैं। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं इनको, ये शॉर्ट सीक्वेंसेस, इनको हम कहते हैं जीन्स। ये जीन्स जो है वो किसी भी प्रोटीन या किसी भी ट्रेट को अपेयर या डिसअपेयर होने में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये ट्रांसफर करते हैं करेक्टरिस्टिक को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसको इस वजह से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं क्योंकि इसमें जो है जो 5 कार्बन पेंटोज शुगर होती है, उस 5 कार्बन पेंटोज शुगर में जो है वो हम देखें तो यहाँ पे इसमें जो है वो एक तरफ प्रोटॉन और दूसरी तरफ क्या लगा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, यानी कि यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या होता है, मिसिंग होता है। तो इसी वजह से हम इसको डी ऑक्सी कहते हैं कि एक ऑक्सीजन इसमें क्या है, मिस है। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये एक लॉन्ग मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है और स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। तो ये इसमें देखें, अगर दूसरी तरफ देखें आरएनए को, तो आरएनए में ये ऑक्सीजन जो है मौजूद होता है। इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और ये भी एक क्या होता है, एक लॉन्ग मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो कि बेसिकली डीएनए से जो है वो बनता है इन द रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें देखें, नेक्स्ट जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो जब कभी भी पहले जो है वो हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो कि डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इन नाइट्रोजनस बेसिस को अगर देखें तो ये दो किस्म के होते हैं। एक इसमें होती है पायरीमाइडीन होती है, और दूसरी इसमें क्यों क्या होती है, इसमें होती है प्यूरीन। ठीक है, तो प्यूरीन और पायरीमाइडीन, पायरीमाइडीन को देखें तो
पायरिमाइडिन जो है ये सिंगल जो है वो रिंग स्ट्रक्चर जो है ये वो होते हैं नाइट्रोजनस कंटेनिंग हेट्रोजीनस जो है वो हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल होता है। इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है तो सिंगल रिंग्ड होती है। जबकि ये क्या होती है, ये वही सिंगल रिंग वो डबल रिंग नाइट्रोजनस कंटेनिंग हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल होती है। और इसमें इस तरह से करके जो है वो दो रिंग जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये डबल रिंग्ड है। इसके जो टाइप्स होती हैं इसमें जो है वो जो टाइप्स आती है इसमें एक थायामीन आती है, दूसरी यूरासेल आती है, तीसरी जो है वो इसमें साइटोसिन आती है। प्यूरिन में जो है वो एक एडेनिन जो है डबल रिंग्ड है, दूसरी गवानीन है। अगर हम इसकी बात करें, डीएनए और आरएनए की बात करें, तो डीएनए में जो है वो थायामीन लगी हुई होती है और आरएनए में जो है वो यूरासेल लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि एडेनिन हमेशा डीएनए में किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगी, ये हमेशा थायामीन के साथ बनाएगी। और गवानीन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी किसके साथ, साइटोसिन के साथ। और अगर आरएनए होगा तो आरएनए में जो है वो यूरासेल जो है वो हमेशा एडेनिन के साथ क्या बना रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा। सो ये जो है ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड की जो है वो हमने कहा कि इसमें ये डिस्कशन, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड में और क्या कंपोनेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड में एक और कंपोनेंट जो है वो मौजूद होता है फास्फोरिक एसिड। और वो फास्फोरिक एसिड जो है इस 5 कार्बन चेन के साथ जो है वो क्या वो होता है, वो यहाँ पे यूं जो है वो लगा हुआ होता है। यहाँ पे जो है वो इसके क्या होता है, फास्फोरिक एसिड जो है वो यूं करके लगा हुआ होता है। ठीक है, ओके। और इस तरफ जो है क्या लगी हुई होती है, इस तरफ जो है ये 5 कार्बन शुगर के साथ जो है हमेशा क्या अटैच होती है, इसके साथ हमेशा यूं करके जो है वो नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। और ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो फर्दर अगर हम देखें, ये नाइट्रोजनस बेस डीएनए में इस तरह से अटैच होगी विद अनदर नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ये अनदर नाइट्रोजनस बेस के साथ, जो कि वही नाइट्रोजनस बेस फर्दर जो है वो किसके साथ अटैच होगी, वो जो है वो फर्दर यहाँ पे हम देखते हैं कि अ, किसके साथ अटैच होगी, ये यहाँ पे 5 कार्बन शुगर। और 5 कार्बन शुगर जो है वो फर्दर किसके साथ अटैच होगा, यूं करके फास जो है वो फास्फोरिक एसिड के साथ जो है वो अटैच होगा। सो और इसी तरह इसमें जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से भी ये क्या होगा, ये भी इसी तरह फास्फोरिक एसिड के साथ जो है वो अटैच होगा। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरह से अटैच होंगे। तो अब इसमें होता क्या है, ये स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का। हमने कहा कि दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। एक एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ये है जो कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, वो यूं इस तरफ है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो बॉन्ड बनी है, ये बॉन्ड कौन सी है, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनी है। जबकि नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन शुगर के दरमियान जो बॉन्ड बनी है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और दो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो दो स्ट्रैंड्स को आपस में मिला रही है, ये कौन सी बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और हम कहते हैं कि इस तरफ जो है ये कार्बन नंबर 5 है, और इस तरफ जो है ये कौन सा होता है, कार्बन नंबर 3 होता है। तो हम इसी वजह से इस साइड को 3 प्राइम कहते हैं और इस साइड को 5 प्राइम। और इधर देखें तो यहाँ पे ये कार्बन नंबर 3 है और यहाँ पे ये कार्बन नंबर 5 है। तो इसी हिसाब से ये 3 प्राइम हुआ, ये प्राइम हुआ। और हम कहते हैं कि ये जो जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। इस तरह करके डीएनए का एक मॉलिक्यूल जो है उसकी पॉलीमराइजेशन होती है और वो बनता है। और डीएनए से जो है वो जब डीएनए जो है एक प्रोसेस जिसमें डीएनए जो है वो डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और वही ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाती है तो आरएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोटीन। तो वो जो आरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और इसके साथ साथ हम देखें, ये जो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ये बेसिकली होता है कोडोन की वजह से। क्योंकि कोडोन जो है वो क्या होते हैं, वो एक खास सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और वो न्यूक्लियोटाइड का अपना एक सीक्वेंस होता है, वो 3 के सेट में आते हैं। ठीक है, 3 3 के किस में आते हैं, सेट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है हम कहते हैं कि एक जो है वो आता है AUG, इसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन। दूसरा जो है वो आता है UAG या GUA, या फिर जो है हम इसको कहते हैं UGA। ठीक है,
तो ये जो कोडोन है ये क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक कोडोन है और इनका काम क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टॉप करते हैं, ये स्टॉप कोडोन होते हैं। और जबकि ये क्या करता है, ये स्टार्ट करवाता है, तो इसको हम स्टार्ट कोडोन कहते हैं। ठीक है। तो तीन के हिसाब से अगर देखें तो टोटल जो है हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है, जो कि प्रोटीन में बहुत हिस्सा लेते हैं, और उसमें जो है हम कहते हैं 20 × 3 करें तो हमारे पास फर्दर जो है वो 60 ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है। तो टोटल मिला के कितने, 60 ये हुए, 4 ये हुए, तो टोटल 64 कोडोन्स होते हैं, जिसमें एक जो है वो स्टार्ट है, 3 स्टॉप है, और बाकी सारे प्रोटीन के लिए कोड मौजूद होते हैं। और ये कोड जो है वो वेरी करते हैं, और इन्हीं कोडोन की बदौलत जो है वो क्या होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, और अमीनो एसिड के सीक्वेंस जो है वो फर्दर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स को। ठीक है। तो अमीनो एसिड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या मौजूद होता है, उसमें एक नाइट्रोजन होता है जो कि दो हाइड्रोजन के साथ यूं कनेक्टेड होता है। देन ये जो है वो एक अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, अल्फा कार्बन के साथ ऊपर एच है, नीचे अल्काइल ग्रुप होता है जो कि बेसिकली वेरिएशन लेके आता है कि कौन सा अमीनो एसिड है। इसके अलावा इसमें कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है, और ये कार्बोक्सिलिक टर्मिनल जो है वो इस तरह से इसमें मौजूद होता है। तो ये अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो इसमें हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कुछ बेसिक और टर्मिनोलॉजी, जैसे म्यूटेशन है, म्यूटेशन जो है वो चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट मे अफेक्ट हाउ अ जीन वर्क। तो ये जो चेंज होता है बेसिकली चेंज है डीएनए में, और उसके जो वर्क है उसको अफेक्ट करता है। जीनोम क्या है, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं, और या ऑल सेट ऑफ ऑल जीन्स और द डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म और अ सेल। जीनोटाइप जो कि बेसिकली जेनेटिक मेकअप होता है, जीन्स होते हैं, स्पेसिफिक ट्रेट के स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, तो वो जीन्स जो है उसका जेनेटिक मेकअप कहलाएगा। फिनोटाइप जो उसकी विजिबिलिटी होगी, उसका मेयरेबल ट्रेट होगा, उसका अपेरेबल ट्रेस होगा, या उसका बिहेवियर होगा, उसको हम फिनोटाइप कहेंगे। एलील जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन को हम कहते हैं, जैसे आई की कलर है, उसके दो जो है वो जीन होंगे, एक एलील होगी यानी कि उसकी कॉपी, और एक ओरिजिनल जीन होगी ब्लू ब्राउन। तो इस तरह से करके हम देखते हैं। डोमिनेंट जीन वो होगी जो कि हमेशा अपेयर होगी, अगर उसके साथ एक रिसेसिव आ जाए या दोनों डोमिनेंट आ जाए तो हमेशा वो अपेयर ही होगी। रिसेसिव जीन, जब तक दो रिसेसिव जीन इकट्ठे नहीं आते तब तक वो अपेयर नहीं हो सकते। ठीक है। और रेप्लिकेशन क्या होती है, रेप्लिकेशन जो है वो एग्जैक्ट टू मेक द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए डीएनए, और ये अक्सर होता है बिफोर द सेल डिवीजन। इसके अलावा इंजाइम जो है वो एक प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल होता है जो कि स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को अबाउट 1 लाख टाइम जो है ये, या 10,000 टाइम जो है ये क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। और लोकस क्या होती है, लोकस हमने अभी अभी जीन जो है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट जो है वो क्या मौजूद है, डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट जो है वो जीन्स मौजूद है। तो जहाँ पे जो जीन्स मौजूद होती है वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी लोकेशन कहलाती है, यानी कि बायो में हम उसको फिर क्या कहते हैं, बायो में उसकी लोकाई है। ठीक है, उसकी लोकेशन है, तो वो उसका लोकस या लोकाई। ठीक है, ये एक लोकाई है, दूसरी लोकाई है, तीसरी लोकाई, ये चौथी, ये पांचवी है, ये छठी है। तो इस तरह से करके हम इसको लोकस कहते हैं। ओपेरॉन क्या कहते हैं, ये सेट ऑफ जीन्स होता है। जैसे कि ये देखें यहाँ पे सेट ऑफ जीन्स है, और ये किसी एक ट्रेट को की वजह से ये कंट्रोल हो रहा है, या एक बहुत सारी जीन्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं, सेट ऑफ जीन्स है जो कि कंट्रोल होती हैं। ठीक है, इसको हम ओपेरॉन कहते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड जो है वो डीएनए में इसमें बैक्टीरिया में अगर देखें, ये बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन होता है। तो बैक्टीरिया में जो है वो उसका अपना डीएनए जो है वो इस तरह से करके न्यूक्लियोइड रीजन में डिस्पर्स होता है, जबकि उसके अलावा भी उसके पास जो है कोविलेंटली क्लोज्ड जो है सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, उसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है। और ये यीस्ट में भी मौजूद होता है। ठीक है, यूकेरियोट्स में सिर्फ यीस्ट में है, बाकी किसी में नहीं है। ओके। फिर जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए, जब आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं डीएनए को, डिफरेंट पीसेस लेके, डिफरेंट डीएनए से डिफरेंट जीन्स लेके हम उसको बनाते हैं, तो ये रिकम्बिनेशन होता है। क्लोनिंग जो है आइडेंटिकल कॉपी बनाना होता है जीन की या ऑर्गेनिज्म की। तो जो जीन है वो बेसिकली वहां पे ऊपर हमने कहा कि नेचुरली कॉपी बनेगी तो वो एलील कहलाएगी, आर्टिफिशियली हम बनाएंगे तो हम उसको क्लोनिंग कहेंगे। इसके अलावा जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड वही है जो अभी अभी हमने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, और वो सीक्वेंसेस जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। लेट्स मूव टू द जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज, जो कि बेसिकली क्या है, हम इसकी डिफाइन कैसे करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं लाइक के, हम कहते हैं कि इट रिफर्स टू द रोल ऑफ इनहेरिटेड और एक्वायर्ड डीएनए। या तो इनहेरिटेड होगा, पेरेंट से लिया गया होगा,
या जो है ये एक्वायर्ड होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू भी हो सकता है, अदर डिजीज फैक्टर भी हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, एनीथिंग कुड बी हेयर, ठीक है, कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो उसकी वजह से जो डीएनए में वेरिएशंस आते हैं, तो वो वेरिएशन क्या होते हैं, वो वेरिएशन जो कि बेसिकली उसके नॉर्मल फंक्शन को, नॉर्मल प्रोसेस को जो है वो डिसरप्ट करते हैं, ठीक है। उसका एक नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि अगर एक स्फेरिकल सेल बनना है तो उस स्फेरिकल सेल के बजाय उसको डिफेक्टेड सेल बना देते हैं। तो इस तरह के जो है वो वेरिएशंस जो कि बेसिकली इनहेरिटेड हों या एक्वायर्ड हों, और वो नॉर्मल फंक्शन को डिसरप्ट कर दें और हमें बीमारी की तरफ लेके चलें, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज कहते हैं। ये जो वेरिएशंस होती हैं, ये जो है बहुत फैक्टर्स होते हैं, इनकी बहुत चीज़ों की वजह से जो है ये आ सकती हैं। जैसे कि हम देखें कि स्पेसिफिक वेरिएशन जो हो सकती हैं, कुछ म्यूटेशंस हो सकती हैं डीएनए में, जिनका जो है डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। और फंक्शन होते हैं, एसेंशियल जीन होते हैं, और इसमें जो है वो हम देखते हैं कि चेंजेस जो है वो मेजर चेंजेस भी हो सकते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस भी हो सकते हैं। इसमें जो है वो क्रोमोसोमल डिलेशन भी हो सकती है, ठीक है, जो कि हमने क्रोमोसोमल एबरेशन में पढ़े थे। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स में कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो सकता है, ठीक है, बहुत वाइड वास्ट इसमें जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें खास तौर पे म्यूटेशंस हैं, लार्ज स्केल जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं, समटाइम कॉम्प्लेक्स जेनेटिक इंटरेक्शंस होते हैं जो कि कॉमनली जो है वो क्या करते हैं, वो अंडरलाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इसमें ओवरऑल जो है वो एक फैक्टर्स का इम्पैक्ट हो सकता है, और इनका हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये ससेप्टिबिलिटी को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, डिजीज के लिए आप ससेप्टेबल हो जाते हैं, और डिजीज जो है वो प्रोग्रेस कर जाते हैं, ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हैं। बहुत क्रूशल मैकेनिज्म होता है पर्सनलाइज रिस्पॉन्स के लिए, हमें इनको समझना ज़रूरी होता है, हमें इनका पर्सनलाइज़ रिस्पॉन्स, ताकि हम थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट्स जो है वो इसके लिए सजेस्ट कर सकें, इसके लिए थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट्स को जो है वो ढूँढ सकें, ठीक है? तो ये जो है मुख्तलिफ इनके जो है वो फैक्टर्स, उनका इम्पैक्ट है। नाउ सी व्हाट एक्चुअली इज़ द फंडामेंटल मैकेनिज़्म ऑफ द जेनेटिक डिज़ीज़ इज़, सो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो हम उनके क्रोमोसोम के नंबर, जैसे कि हमने कहा कि क्रोमोसोम का नंबर है, हमें क्रोमोसोम के जो है वो नंबर पता होना चाहिए। ह्यूमन में जो है 1 से 23 तक जो है वो फॉर एग्जांपल नंबर है, तो हमें वो नंबर पता होना चाहिए, फिर उसकी लोकेशन यानी उसका लोकाई पता होना चाहिए। तो फिर जो है हम इसको इज़िली जो है वो इसके बेसिस को जो है वो जो है वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है? इनको हम इज़िली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, या इज़िली इनके ऊपर स्टडी करके इनको जो है वो क्या करेंगे, हम इनके बारे में समझ सकते हैं, और इनके ऊपर थेरेपेटिक ट्रीटमेंट जो है वो जो है इनके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके जो मल्टीफैक्टोरियल भी हो सकते हैं, पॉलीजेनिक भी हो सकते हैं, क्रोमोसोम हो सकते हैं, एनवायरनमेंट हो सकते हैं, पॉलीजेनिक हो सकते हैं, मोनोजेनिक हो सकते हैं। पॉलीजेनिक मीन्स कि बहुत सारी जगह के ऊपर जो है बहुत सारे अमीनो एसिड में चेंजेस आ जाए, या कोड में चेंज आ जाए। मोनोजेनिक किसी 1-2 में आ जाए, ठीक है? कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मैकेनिज्म भी इसके हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो इसमें देखें कि इनकी जो वेरिएशन जो है ये कैसे डिजीज काज कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि इनमें बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर डिसरप्शंस हो सकती हैं, और इनके चेंजेस जो है वो हमें टारगेटेड थेरापीज की तरफ यानी टारगेटेड ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। समटाइम इनकी इस तरह की जो मॉलिक्यूलर इनसाइट्स हैं, हम देखते हैं कि प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो जाए, यानी कि प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो, उसकी डिसरप्शन, यानी कि कभी मिससेंस म्यूटेशन हो, कभी नॉनसेंस म्यूटेशन हो, कभी जो है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाए, कभी जो है वो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि सिस्टिक फिब्रोसिस जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेनर जो कंडक्टेंस रिसेप्टर है उसमें डिफेक्ट आ जाए, और उसकी वजह से जो है वो प्रोटीन जो है वो क्या हो जाती है, मिसफोल्ड हो जाती है, और वो क्या करती है, वो डिग्रेड हो जाती है, बजाय इसके कि वो सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचे, बजाय उसके वो क्या हो जाती है, वो डिग्रेड हो जाती है, और उसका फंक्शन लॉस्ट हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है उसका फंक्शन, ठीक है। और इसी तरह हम इसके देखें कि कभी-कभी जो है वो ऐसा हो सकता है कि जीन अल्टर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके रेगुलेटरी जो रीजंस होते हैं, जो रेगुलेशन होती होती है वो अल्टर हो जाती है, ठीक है, डीएनए की। तो उसमें हम देखते हैं कि वो कितना अल्टर हुई है, कब हुई है, कब वो एक्सप्रेशन होना था और कब हुआ है,
तो ये चीजें हम देखते हैं, तो वो उससे हमें पता चलता है कि वो हमें बताती है कि ये ओवर प्रोडक्शन हुई है जीन की, ओवर एक्सप्रेशन हुई है, या अंडर प्रोडक्शन हुई है, लेक ऑफ एक्सप्रेशन हुई है, क्या हुआ है। तो ये भी फिर हमें जो है वो मॉलिक्यूलर इंसाइट्स हैं जो कि हमें डिजीज की थेरापीज में वो हेल्प आउट कर सकते हैं। समटाइम्स स्प्लाइसिंग हो जाती है, स्प्लाइसिंग जो है जिसमें बेसिकली इंट्रॉन या एक्सॉन की जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में, और वो लीड करती हैं टुवर्ड्स इंक्लूजन। समटाइम जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ को इंक्लूड कर देती है, या एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो हमारे काम की चीज़ को एक्सक्लूड कर देती है एक्सोन में, ठीक है। तो जो कि बेसिकली लीड करता है टुवर्ड्स नॉन फंक्शनल और ट्रंकेटेड प्रोटीन एबनॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन की तरफ हमें लेके जाते हैं, या नॉन फंक्शनल प्रोटीन की तरफ लेके जाते हैं। सो दीज आर द मॉलिक्यूलर इनसाइट्स इन जेनेटिक वेरिएशंस जो कि डिजीज कॉज करते हैं। नाउ सी, हमने कुछ म्यूटेशंस की बात की, सो वी मस्ट नो साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें तो एक फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड है जिसका कोड होना है, कोड होता है, नॉर्मल कोड होता है कि उसमें थायमीन थायमीन और साइटोसिन है, और उसके जो कम्प्लीमेंट्री कोड लगता है उसमें मैसेंजर आरएनए पे वो क्या होता है, वो होता है फॉर एग्जांपल एडेनिन एडेनिन एंड गवानिन, जो कि एक स्ट्रक्चरली और केमिकली बड़ा अच्छा सा जो है वो एक्सप्रेस होता है, और वो एक लाइसिन, प्रॉपर लाइसिन का अमीनो एसिड हमें देता है। और वो लाइसिन का अमीनो एसिड जो है वो हमें जो है वो जो उसका फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। बट अगर इसमें म्यूटेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है, तो इसमें चेंज होता है कोडोन टू अनदर वन फॉर द सेम अमीनो एसिड, ठीक है। कोडोन जो है इसका चेंज हो जाता है, यहाँ पे जो है कोडोन देखें, यहाँ पे सी रिप्लेस हुआ है विद टी। तो जब ये टी के साथ रिप्लेस हुआ है तो लाजमी बात है टी का कम्प्लीमेंट क्या है, एडेनिन। बना तो लाइसिन है, बट इसका लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता करके आफ्टर जनरेशन और आफ्टर सम टाइम जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट बाद में नजर आना शुरू हो जाता है, जो कि एक जो है डिफेक्ट एक्चुअली। देन वी नो के पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि पॉइंट म्यूटेशन में ये हुआ कि यहाँ पे देखें टी लगना था, ये वाला टी लगना था, लेकिन इस टी की जगह क्या लगा है, ए लगा है। तो एक कम्प्लीमेंट्री जब बना तो यू ए जी बना। अभी हमने स्टॉप कोडोन पढ़े थे, और उसमें हमने कहा था कि स्टॉप कोडोन जो है वो यू ए जी इज वन ऑफ द स्टॉप कोडोन। तो ये जब लग जाता है, तो ये जब यहाँ पे इसका मसला क्या हो जाता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और वो बन रही है, और फॉर एग्जांपल उसमें 150 अमाइनो एसिड की वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी। तो ड्यू टू दिस स्टॉप कोडोन, ये 150 के बजाय किधर स्टॉप हो गई है, ये फॉर एग्जांपल 140 पे स्टॉप हो गई है, या 100 पे स्टॉप हो गई है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी, वो क्या होगी, वो शॉर्ट रह गई। तो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है जो कि लीड करती है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड जो है वो नॉन फंक्शनल और एबनॉर्मल प्रोटीन। तो इसकी वजह से, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि मिस सेंस होता है। मिस सेंस जो है वो कंजर्वेटिव है और नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव क्या होता है कि कंजर्वेटिव में देखें कि वो कहते हैं कि म्यूटेशन रिप्लेस द अमीनो एसिड विद केमिकली सिमिलर वन। अब यहाँ पे केमिकली सिमिलर वन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन है ये, ठीक है। और यहाँ पे भी कार्बन काउंट करें, एक दो तीन चार पांच और छह कार्बन है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, एक दो नाइट्रोजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, एक दो नाइट्रोजन यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दे दिया गया है। नाइट्रोजन को इस तरफ लगाए थे, तो स्ट्रक्चरली जो है वो इसको इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दिया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर जब डिफरेंट हो जाता है, केमिकली सेम होता है बट स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, जब डिफरेंट हो जाता है। तो डिफरेंट होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि केमिकल तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से हम ये कंजर्वेटिव है। और इस कंजर्वेटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे टी के बजाय इन्होंने सी लगाया, तो सी का कम्प्लीमेंट जी बना। तो उसकी वजह से लाइसिन के बजाय क्या सिंथेसाइज हुआ, अर्जिनिन। तो हमारा डिजायर्ड जो है वो लाइसिन था, लेकिन सिंथेसाइज क्या हुआ, अर्जिनिन। सो यहाँ पे देखें कि ये जो है ये स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट हो गया केमिकली, बेसिक बेशक ये सेम वो है, सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया तो हमें फंक्शन डिफरेंट देगा, नॉर्मल देगा। नॉन कंजर्वेटिव, अब नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है कि स्ट्रक्चर भी डिफरेंट और केमिकली भी डिफरेंट। जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन हो गए। और जबकि यहाँ पे कितने थे, छह कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छह कार्बन थे और दो नाइट्रोजन। यहाँ पे देखें एक नाइट्रोजन है, बाकी चार कार्बन है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट और
केमिकली भी ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सो इट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव मिससेंस। तो जो है वो मिससेंस जो है वो क्या हुई है, म्यूटेशन हुई है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हम थोड़ा सा म्यूटेशन को डिस्कस कर लिया। तो स्प्लाइसिंग क्या थी, स्प्लाइसिंग ये थी कि जब जो है वो ये इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन है, और इसको जो है वो आपस में मिलाते हैं। मिलाने के लिए जो है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड आरएनपीज आते हैं, और आरएनपीज आके इसके ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं, एक्ट करके इसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और इसका 5 एंड और इसका जो है वो 3 एंड को आपस में यहाँ से यूं मिलाते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो इस स्प्लाइसिंग के दौरान हमें जो है वो हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क किस चीज़ का होता है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है ऑफ एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो इसमें जो है वो म्यूटेशंस का जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, नंबर एक। और म्यूटेशंस की वजह से इसमें जो है, चूंकि ये किस्म की रिकम्बिनेशन है, तो रिकम्बिनेशन में जो है वो इसमें मिस मैचिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चांस होता है। फिर जो है वो किस चीज़ का रिस्क होता है, चांस होता है कि इसमें जो है वो आपस में जो है वो अल्ट्रेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इस तरह के रिस्क होते हैं, इसकी वजह से जो है म्यूटेशन जो है बहुत ज़्यादा काज हो सकती हैं। सो वी मस्ट नो कि स्प्लाइसिंग इज वन ऑफ द मेन फैक्टर जो है जिसकी वजह से वेरिएशंस जो है वो आती हैं, और उसमें जो है एबनॉर्मलिटीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ नेक्स्ट, म्यूटेशन जो है वो अगर डीएनए लेवल पे देखें, तो म्यूटेशन डीएनए में अगर हो जाती हैं, तो डीएनए में सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सारी की सारी डिफेक्ट आएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होगा, डिफेक्ट आएगा। तो अगर डीएनए में यहाँ पे म्यूटेशन किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेप पे डीएनए में अगर म्यूटेशन आ गई, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल। तो ट्रांसक्रिप्शन एबनॉर्मल होगी तो मैसेंजर आरएनए क्या होगा, उसमें स्प्लाइसिंग जो होगी वो भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगी। प्रोटीन भी क्या होगी, वो भी हमारे पास एबनॉर्मल बनेगी। ठीक है, इन सिंपल मैकेनिज्म। नाउ सी कि मल्टीपल कॉपीज, अच्छा हम, हमारी बॉडी हमेशा क्या करती है, वो हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज बनाती है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ जो है वो कॉपीज बनाती है, ताकि अगर एक कॉपी जो है वो उसमें कुछ कॉपीज में या एक में डिफेक्ट आ जाता है, तो वो जो दूसरी जो है करेक्ट कॉपी होती है, वो करेक्ट कॉपी क्या करती है, वो हमें फंक्शन को ठीक से परफॉर्म करवा देती है। ठीक है, तो डिफेक्टेड कॉपी तो चूंकि परफॉर्म नहीं करेगी, तो करेक्टेड कॉपी का परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे ये होता है कि प्रोटीन्स जो है वो परफेक्ट तो नहीं होते, तो उनमें हमेशा एरर्स आ सकते हैं। तो पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो है वो मिस्टेक्स हो सकती हैं। डीएनए में होंगी तो सारी जगह पे मिस्टेक होंगी, आरएनए में होंगी तो आरएनए में क्या होगा, आरएनए की वजह से अब डीएनए में तो मिस्टेक नहीं जाती। ठीक है, लेकिन आरएनए में अगर मिस्टेक हो रही होती है, तो वो क्या करता है, वो जो है वो एमआरएनए में भी मिस्टेक्स आएंगी। ठीक है, और एमआरएनए में मिस्टेक्स आएंगी तो हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज जो है वो उसमें से क्या हो सकती हैं, वो मिसमैच हो सकती हैं। ठीक है, वो खराब हो सकती हैं। तो डीएनए और आरएनए आर द मोर मोर क्रूशियल फैक्टर्स, कि अगर उनमें जो है वो डिफेक्ट आ जाता है, तो फिर उनका डिफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मुतासर कर सकता है सारी की सारी कॉपीज को। और इवन के डीएनए और आरएनए में जो डिफेक्ट आते हैं, तो वो थ्रू आउट द फैमिलीज भी रन करते हैं, और वो पार्ट ऑफ द जीनोम बन जाते हैं। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी सी व्हेन वी लुक एट ट्रांसलेशनल एरर्स, कि अगर मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन हो रही है, तो ट्रांसलेशनल एरर आते हैं कि मैसेंजर आरएनए में वो कोडोन सही से, पीछे से उसको कोड सही मिला, इधर भी सही मिला, लेकिन इसने इधर आके कोड को क्या कर दिया, खुद ही चेंज कर दिया, ट्रांसलेशनल एरर कर दिए। तो इसकी वजह से सारी की सारी प्रोटीन्स क्या हो जाएंगी, कापीज तो बहुत बनेंगी, लेकिन कापीज की वजह से वो जितनी भी प्रोटीन्स होंगी सारी की सारी क्या होंगी, वो एरर आ जाएगा उनमें। जब उनमें एरर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे देखें, एरर आ गया तो सारी प्रोटीन्स क्या हो जाएंगी, सारी प्रोटीन्स खराब हो जाएंगी, डिफेक्टेड हो जाएंगी। ओके, लेकिन ये जो है मैसेंजर आरएनए का एरर है, इसमें चांस कम होते हैं कि ये थ्रू आउट द फैमिलीज या जनरेशन टू जनरेशन रन करें। ठीक है, ये सिर्फ उसी इंडिविजुअल में होंगी जिसमें डिफेक्ट आया है, इसमें सारी प्रोटीन्स जो है वो क्या हो जाएगी, एरर आ जाती है। बट प्रोटीनेशियस एरर, ये प्रोटीन में एरर होगा, तो प्रोटीन में एरर का क्या मतलब है कि प्रोटीन में तो चूंकि ट्रांसलेशन सही हुई है, ट्रांसक्रिप्शन सही हुई है, डीएनए ठीक था, तो इसमें फॉर एग्जांपल ये कॉपी ठीक बनी, ये ठीक बनी, ये वाली जो है वो अभी भी क्या बनी है, खराब बनी है। तो वो जो मैंने कहा था कि जो है वो
अगर ये कापी खराब बने तो इसका फंक्शन कोई और परफॉर्म कर देगा, तो इस वजह से हंड्रेड्स ऑफ कापीज बनते हैं, तो ये भी यहीं पे रहेगी, इंडिविजुअल में ही रहेगी। ओके। तो अगर डीएनए, फिर वही बात है कि डीएनए में अगर म्यूटेशन आ गया, तो वो देखें यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए हुए कि सारे के सारे क्या हुए हैं, ये सारे के सारे क्या बने हैं, ये सारे के सारे जो है वो डिफेक्टेड है, कोई भी एक ठीक नहीं है इनमें, ठीक है। सो नन ऑफ देम विल गेट ट्रांसलेटेड प्रॉपरली, कोई भी जो है वो अच्छे से ट्रांसलेट नहीं होगा। होप्स ओके, अब ये आपको क्लियर होगा, और हम इसको समराइज करते हैं, और समराइज करके हम इसमें देखते हैं कि इन मोस्ट केसेस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द माइक्रोमोलिक्यूल, सो दैट इफ वन इज स्क्रूड अप, अगर एक एब्नॉर्मल हो गई है, द अदर प्रोवाइड नेसेसरी फंक्शन, दूसरी वाली क्या करेगी, वो फंक्शन परफॉर्म करवाएगी। बट इफ द चेंज इज इन द डीएनए, म्यूटेशन हो गया डीएनए में, हो गया ऑल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कॉपी ऑफ जीन्स वे आर डिफेक्टिव, सारे डिफेक्टिव होंगे। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस की। फिर सिस्टिक फिब्रोसिस जो है वो एक लीथल इनहेरिटेड डिजीज है, बहुत कॉमनली जो है ये अकर होती है, या तकरीबन अराउंड जो है वो 70,000 लोगों को जो है ये वर्ल्ड वाइड क्या कर रही है, ये डिफेक्ट कर रही होती है। और एक क्लासिकल एग्जांपल है मोनोजेनिक की, ठीक है, कि किसी एक अ, उसमें जो है वो अमाइनो एसिड या वो उसके कोड में जो है वो क्या आ रही है, उसकी जीन में एक एक जीन में जो है इसका डिफेक्ट आ रहा है, और ये एक ऑटोसोमल डिजीज है और रिसेसिव डिजीज है। जब तक इसके दोनों वो अपेयर नहीं होते एलियंस, तो तब तक ये अपेयर नहीं होती, बट स्टिल रिसेसिव होने के बावजूद भी इतनी कॉमन है कि 70,000 लोग जो है वो वर्ल्ड वाइड इससे अफेक्टेड हैं। तो ये होती क्या है बेसिकली, इज दिस काज्ड बाय द म्यूटेशन, इसकी म्यूटेशन जब हो किस में होती है, कौन सी जीन में म्यूटेशन होती है, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर में इसकी जो है वो क्या होती है, म्यूटेशन होती है। और जब इसमें म्यूटेशन हो जाती है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 7 पे ऊपर मौजूद है, किसके, एपिथेलियल सेल के बॉडी के किसी भी जो बॉडी के कोई भी सेल होगा, उसमें जो है वो एनी बॉडी सेल, ठीक है, उस उसका एपिथेलियल सेल होगा, तो उसमें जो है ये डिफेक्ट आता है। तो इसका असल में काम क्या होता है, ये रेगुलेटर असल में काम किस चीज का करते हैं, ये रेगुलेटर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन में से जो है वो क्लोराइड आयंस की जो है वो क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो क्लोराइड आयंस जो है वो इनकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये साल्ट का जो बैलेंस है और जो वाटर का बैलेंस है, उसको जो है ये क्या करते हैं, उसमें ये हेल्प आउट करते हैं। तो अगर साल्ट और वाटर के बैलेंस से हमें याद आता है कि हमेशा जो है ये क्या होते हैं, ये लाजमी जो है इनका इफेक्ट किडनी पे भी होगा, क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किडनी में फॉर व्हाट, ये वाटर साल्ट बैलेंस को जो है ये क्या करता है, ये जो है वो मेंटेन कर रहा होता है किडनी, ठीक है, या नेफ्रॉन। तो इस वजह से इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा ये जो है ये किसको अफेक्ट कर सकती है, इसमें जो है वो लंग्स को ये अफेक्ट करते हैं, पेंक्रियाज को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, अदर ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट, कैसे अफेक्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं एबनॉर्मल थिक और स्टिकी म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फिल आउट कर देती है उनके वहाँ पे जो कैविटीज या वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनको कर देते हैं, और इसकी वजह से वो क्रोनिक इन्फेक्शन काज होता है, डाइजेस्टिव जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियरली अपेयर होते हैं, और ये लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है या लाइफ का जो स्पैन है उसको भी जो है ये कम करती है, क्योंकि एक फैटल डिजीज है, खतरनाक डिजीज है, और इसकी वजह से जो है बहुत सारी अमवात वाक़ हो सकती हैं। नाउ अब हमें एक एग्जांपल जो है वो इसकी मिली, सेकंड एग्जांपल जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिकल सेल डिजीज, जो कि हमने एफएससी में भी जो है वो एक दफ़ा पढ़ी थी। नाउ अब यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एज एग्जांपल लेते हैं, जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज में एज एग्जांपल लेते हैं। तो सिकल सेल डिजीज में आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनका शेप जो है वो सर्कुलर होता है, और वो बहुत इजीली जो है वो अलोंग द ब्लड वेसल ट्रेवल कर सकते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि इनके अगर देखें जीन्स जो है उसमें एक वेलिन, दूसरे पॉइंट पे इसे अमीनो एसिड को देखें जो है वो हिस्टडीन है, तीसरे पे हम देखें तो ये थ्रियोनीन है, चौथे लियोसीन है, चौथे पे थ्रियोनीन है, पांचवे पे प्रोलीन है, और छठे पे इस पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, और सातवें पे फिर क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। तो जब इसमें डिफेक्ट आता है, तो डिफेक्ट ये मोनोजेनिक जो है वो डिफेक्ट है, कि ये देखें इसमें एक ही जो अमाइनो जो कोड है, वो जो कोड जो है वो चेंज हो जाता है, और वो कोड जो है टी की बजाय यहाँ पे क्या लग जाता है,
ए लग जाता है, तो ए का कम्प्लीमेंट्री नीचे टी लगता है। तो ये जो कोड है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड के कोड के बजाय वेलिन में जो है ये कोड जो है वो चेंज कर देता है अमाइनो एसिड को, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड का सेल का शेप होता है वो क्या हो जाता है, वो सिक हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो सिक हो जाता है, ठीक है। यूं करके सिकल शेप होता है। जब ये सिकल शेप होता है तो ये यहाँ पे आके स्टक होता है, स्टक होने की वजह से ये ब्लॉकेज काज करता है। अब जब ये ब्लॉकेज काज करेगा तो लाजमी बात है, ब्लॉकेज जो है इसको ओक्यूलेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओक्यूलेशन, वेजो ओक्यूलेशन, वेजल है ना ब्लड की, ओक्यूलेशन काज की है। तो अब जो है ट्रैफिक क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रैफिक हो जाएगी जैम, ठीक है। जब ट्रैफिक जैम हो जाएगी, ठीक है, ट्रैफिक यहाँ पे हो गई है ब्लॉक। अब ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब बॉडी में कम होती है या ब्लड में कम होती है तो हम उसको कहते हैं एनीमिया। तो इसी हिसाब से हम क्या कहते हैं कि एक सिक सेल है, ठीक है, और उसने क्या काज किया हुआ है, एनीमिया। उसकी वजह से क्या काज हुआ है, इनीमिया। तो सिकल सेल इनीमिया जो है ये डिजीज है, ये काज हुई है, ये एक सिंगल मोनोजेनिक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड इसमें चेंज होता है, बहुत छोटा सा चेंज है, बट इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, प्रोफाउंड इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। और ये प्रीमियरली इफेक्ट करती है पॉपुलेशन किसकी, अफ्रीकन में बहुत ज्यादा है, मिडल ईस्ट कंट्रीज में ज्यादा है, और मेडिटेरियन कंट्रीज में ज्यादा है। यू कैन सी हेयर कि नॉर्मल सेल है और उसमें ये जो है ये सिकल सेल है, जो कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, सारा का सारा हमने देखा कि ये किस तरह से जो है वो डिफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है वेजो एक्युलेशन, जिसमें जो है ये ओक्लूसिव क्राइसिस बनते हैं और उसमें एनीमिया काज होता है, स्ट्रोक काज होता है। स्ट्रोक कैसे काज होता है, स्ट्रोक इस तरह काज होता है कि फॉर एग्जांपल अगर जो है ये यहाँ पे अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल एक इंसान है और उसका जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें जो है वो एक बड़ी सी जो है वो हार्ट से निकल के एक आर्टरी होती है जो कि ब्रांच हो रही होती है इनटू डिफरेंट जो है वो कैपिलरीज में इन ब्रेन, ठीक है। तो जब ये ब्रेन में इस तरह से क्या हो रही होती है, ब्रांच होती है, तो इसमें ब्रांच देखें, इसको हम कहते हैं पैरोटिड आर्टरी। इसको हम क्या कहते हैं, पैरोटिड आर्टरी। इस पैरोटिड आर्टरी में या इसके कैपिलरीज में, फॉर एग्जांपल इसके जो है वो कैपिलरीज में जो है ये वाली कंडीशन जो है वो अगर हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो उसकी वजह से ब्लॉक होगा, प्रेशर बनेगा, प्रेशर की वजह से ये क्या हो सकती है, ये जो आर्टरी है ये रप्चर हो सकती है, ये आर्टरी क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। जब रप्चर होगा तो रप्चर होने की वजह से पूरा जो ब्लड है वो किस में फैल जाएगा, वो फैल जाएगा इनटू ब्रेन, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम फिर क्या कहते हैं कि स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है। इस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये स्ट्रोक लिखा हुआ है। क्रोनिक ऑर्गन जो है डैमेज होता है बॉडी में सिग्निफिकेंटली, ये हमारे लाइफ स्पैन को शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये होता कहाँ पे, इसकी वजह से हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो है, एच जो बी है हीमोग्लोबिन, इसमें टोटल 574 अमाइनो एसिड होते हैं, और इसमें एक अल्फा चैन, दूसरी अल्फा चैन, तीसरी बीटा और चौथी बीटा चैन होती है। हर अल्फा चैन में 141, 141, बीटा में 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें भी 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये जो डिजीज है ये काज कहाँ पे होती है, ये इन बीटा चैन्स में काज होती है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो डिफेक्ट हुआ था ये एच बी बी डिफेक्ट है, और ये एच बी बी यानी कि बीटा चैन में डिफेक्ट होता है। और ओवरऑल डिजीज को जब हम डिनोट करते हैं तो हम कहते हैं एच बी एस, यानी कि सिकल हीमोग्लोबिन है, सिकल हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे बीटा चैन का ये डिफेक्ट है। इसको एच बी बी भी कहते हैं, और इसको एच बी बी यानी कि बी, एच बी हीमोग्लोबिन और बी से बीटा चैन हो गया, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से जो है वो डिनोट करवाते हैं। ओके, so that's all about the hemoglobin in the sickle cell disease। यहाँ पे लिखा हुआ है एच बी एस, इसमें डीऑक्सीजनेटेड एच बी एस मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होते हैं, और इसमें डिस्टॉर्टिंग होती है, रेड ब्लड सेल रिजिड और सिकल शेप बन जाते हैं। नाउ मूव नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अगेन जो है हम यहाँ पे कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या होता है कि ये जो ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, इन ब्लड वेजल्स में क्या जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। और इसके अलावा हम हार्ट में देखते हैं, तो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल तो चूंकि ब्लड की बहुत ही बड़ी जो है वो बीमारी है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हार्ट में जो है वो हार्ट को जो खुद ही क्या पहुंचा रही होती है, ब्लड पहुंचा रही होती है, तो वो एक खास आर्टरी होती है। और उसको हम क्या कहते हैं, वो यहाँ से निकल के वापस क्या कर रही होती है, ब्लड को जो है वो खून दे रही होती है। तो इस आर्टरी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी, ये लिखा हुआ है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, अब होता क्या है कि कोलेस्ट्रोल जो है वो अगर ज्यादा हो जाए, अगर कोलेस्ट्रोल जो है वो यहाँ पे ज्यादा हो जाए, तो वो ब्लड में क्या हो जाता है, जमा होता जाता है और ब्लॉकेज करता है। तो ये अगर यही ब्लड जो है वो कोलेस्ट्रोल जो है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाए, यहाँ पे ब्लॉक हो जाए, तो इसकी ब्लॉक की वजह से हार्ट को ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो जब रिड्यूस हो जाती है तो ये एक खतरनाक केस बनता है। लेट्स बैक टू कि काज कैसे होती है। काज ये ऐसे होती है कि हमारी जो बॉडी है उसमें एक रिसेप्टर जीन है जिसको हम कहते हैं LDL रेगुलेटर, और सॉरी रिसेप्टर, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको रिमूव करते हैं। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करवाता है फ्रॉम बॉडी। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम बॉडी क्या करवाता है, रिमूव करवाता है। अब अगर इसमें डिफेक्ट आ गया, एक जीन ये होती है इसमें डिफेक्ट आ जाता है, दूसरी जीन ये होती है इसमें डिफेक्ट आ जाता है, तीसरी जीन जो है वो ये वाली होती है इसमें डिफेक्ट आ जाता है। खासकर ये बहुत कॉमन है, इसमें डिफेक्ट आता है, तो इसकी वजह से जो लिवर जो है वो उसमें जो LDL का रिमूवल होता है ना, वो इफेक्ट हो जाता है। वो रिमूव हो नहीं रहा होता, तो वो जो बैड कोलेस्ट्रोल है ना, लो डेंसिटी जो लिपिड लिपोप्रोटीन्स है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, या यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में हाइपर यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रीमिया, कोलेस्ट्रोलीमिया। तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रोल जो है वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। अब जब जमा हो जाता है तो लाजमी बात है ये क्या करेगा, ब्लॉकेज काज करेगा। ब्लॉकेज को खोलने के लिए बॉडी प्रेशर लगाएगी। फॉर एग्जांपल इस आर्टरी में है तो यहाँ पे तो वैसे ही हार्ट बीट का प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो प्रेशर की वजह से इसमें बहुत सारे मसले प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो सबसे पहला मसला मेन क्या हो, इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। इसकी वजह से जो है वो जनरल जो है वो और भी जो वो है डिजीज है वो हो सकती हैं। क्योंकि जो फेमिलियल हाइपर वो है कोलेस्ट्रोमिया, ये एक इनहेरिटेड डिजीज है, कॉम फैमिलीज में रन करती है, बहुत कॉमन है। और इसकी डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होती है, अंडर डायग्नोस है, बहुत मुश्किल से डायग्नोज होती है अर्ली स्टेजेस में। और ये एक सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म का जो है वो काज करती है, क्योंकि ये वाले जो है वो रिमूव हो नहीं रहे होते, तो इसकी वजह से लिपिड जो मेटाबॉलिज्म है वो भी क्या हो जाती है, वो भी जो हमारे इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल हर 250 लोगों में से एक बंदे को तकरीबन जो है वो ग्लोबली ये होती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे क्रोनिक जो है वो ये मसले हो सकते हैं। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि प्लाक बनते हैं आर्टरीज में, इसको हम प्लाक कहते हैं। ठीक है, कि ये इस तरह से जमा हो जाता है। सो ओवरऑल कि ये एक थर्ड एग्जांपल थी हमें जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज में, हमने देखी कि ये एक जो है वो क्या है, LDLR जो रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली जो है क्या काज कर रहे हैं, वो इस तरह की कंडीशन को काज कर रहे हैं। और इनकी इस तरह की कंडीशन जो है वो हमें क्या करवा रही है, वो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की तरफ लेके जा रही है, जो कि बेसिकली कोरोनरी डिजीजेस यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट अटैक और एटसेट्रा की तरफ हमें जो है वो प्रोसीड करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है LDLR है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिवली इस डिजीज में जो है वो इन्वॉल्व होता है। देन APO भी है, PC, SK है, एंड अदर नोन फैक्टर्स हैं जो कि इनमें एंटर है। ओवरऑल एडवांस जो है वो हमें जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज की वजह से एडवांस टेक्नोलॉजीज मिले, एडवांस हमें जो है वो डायग्नोसिस प्रोसेस जो है वो डेवलप किए, और एडवांसमेंट आई हमारी ट्रीटमेंट्स में। इन्होंने हमें यानी कि जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज और की वजह से हमारी डिजीज मैनेजमेंट अच्छी हुई, हमें जो है वो प्योरली सिम्टोमेटिक जो है वो ट्रीटमेंट मिले, और बहुत प्रिसाइज मैनर में हम इनको डील किया।
और मॉलिक्यूलर लेवल की इंटरवेंशन जो है वो हमें अच्छी जेनेटिक टेस्टिंग की तरफ लेके गई, एडवांस सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ से लेके गई, जिनमें उनकी एक्यूरेसी हाई हुई डायग्नोसिस की, और स्क्रीनिंग जो है वो उनकी मजीद इम्प्रूव हुई, और जो है वो प्री सिम्टोमेटिक जो टेस्टिंग है उसकी तरफ हमें लेके गए, बट स्टिल दैट इज़ अ हाई रिस्क फॉर इंडिविजुअल। और प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ लेके गए कि एक प्रिसाइज मैनर में हम प्रिस्क्रिप्शन दें डिजीज़ की, और पर्सनलाइजेशन को हम मैक्सिमाइज करें और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं और मिनिमाइज करें उसके एडवर्स इफेक्ट को। इसके अलावा टारगेटेड थेरापीज जो है वो सिस्टिक फिब्रोसिस है, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेनल कंडक्शन जो रिसेप्टर मॉड्यूलेटर हैं उन्होंने डायरेक्ट एड्रेस किया प्रोटीन डिफेक्ट को, रिस्टोरिंग फंक्शन को, और जो है वो पेशेंट के आउटकम्स को भी जो है उन्होंने इम्प्रूव किया। और इसमें जो है वो कुछ इनहिबिटर्स जो है वो डेवलप हुए जो कि इनको फेमिलियर जो हाइपर कोलेस्ट्रेम है खासकर उसमें हेल्प आउट हुआ। इसके अलावा जेनेटिकली डिटरमिनेंट जो डिटरमिनेंट डिजीज हैं उनमें लाइफस्टाइल के चॉइसेस, डाइट और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के ऊपर जो है वो वर्क हुआ, जिसकी वजह से हमें उनके स्पेसिफिक जो है डाइट और स्पेसिफिक लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर को जो है वो डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, वो प्रेस्क्राइब करते हैं या उनको सजेस्ट करते हैं उनको, ताकि डिजीज की मैनेजमेंट अच्छी सी हो सके, उसकी प्रोग्रेशन को रोका जा सके और ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को मजीद से मजीद बेहतर बनाया जा सके। कंक्लूसिवली हम देखते हैं जेनेटिक जो है वो की टू अंडरस्टैंडिंग एंड फाइटिंग द डिजीज, इसका हम कह सकते हैं। और जेनेटिक डिजीज जो है बेसिक जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज है, इसने हमें मुख्तलिफ अप्रोचेस दी ताकि हम ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काम कर सकें। हमें पिन पॉइंट किया कि फंडामेंटल मॉलिक्यूलर जो एरर्स हैं उनको वो क्या हैं और उनको अनलॉक किया कि ताकि हमारे पास पोटेंशियल ट्रूली क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज को हम डेवलप कर सकें। अंडरलाइंग कॉज क्या होगी, जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो सर्व करते हैं एज अ बेड रॉक फॉर मेनी कॉमन एंड रेयर इलनेस डिजीज। इनका मैकेनिज्म जो है वो डीप अंडरस्टैंडिंग और जेनेटिक मैकेनिज्म जो डाइवर्स ड्राइव करता है बेटर डायग्नोसिस को और रिफाइन करता है हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को, एम्पावर करता है हमारी हेल्थ में। जेनेटिक जो जेनेटिक्स है वो हमारी हेल्थ को एम्पावर करता है, प्रोएक्टिवली रिडक्शन देता है हमें डिजीज को और डिजीज के बर्डन को जो है वो कंट्रोल करने में, और इम्प्रूव करता है हमारी लाइफ को ग्लोबली। इसके अलावा हमें कंटिन्यू कंटिन्यूसली एडवांसमेंट्स की तरफ लेके जाता है कि हमारी जिनोमिक जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम रिवोल्यूशनलाइज करें और मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम जो है वो बहुत इजीली अप्रोच कर सकें, और इन सब को यूज़ करते हुए हम अपनी लाइफ को मज़ीद से मज़ीद तर जो है वो बेहतर बना सकें। ओके, सो दिस ऑल about the genetic basis of the disease with the detailed discussion on using various example particularly कि हमने mutations और उनके effects and then हमने वो देखा कि किस तरह से हमने जो है वो डिजीज को एज एग्जांपल लिया और उनको रिलेट किया विद दैट। सो फॉर वन ऑन वन सेशन और लाइव सेशन और द क्वेरीज यू कैन freely contact on the online score academy at gmail.com. You can WhatsApp for further information regarding the online sessions at this number. Thank you so much for listening us, and score is always there to improve your score in any type of the competitive exams or any type of the academia exams. Thank you so much. Till next. Allah Hafiz.